हेलो फ्रेंड्स, आज हम नाइन्थ क्लास की बी हाई इंग्लिश की जो बुक है हमारी बी हाई, इसका चैप्टर नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ लिसन मी केयरफुली। हम इसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो ध्यान से सुनना सकें। अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ये जो हम स्टोरी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही जो ब्यूटीफुल माइंड था, जो सच में ही बहुत ब्यूटीफुल माइंड था, उसके बारे में है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ रीड करेंगे इसके बारे में, उसको भी ध्यान से सुनना। हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस? आप क्या मतलब सोचते हो कि जब आप किसी भी जीनियस वर्ड को सुनते हो तो उसके बारे में क्या सोचते हो? हु इज़ अ जीनियस? जीनियस होता कौन है? वट क्वालिटीज़ डू यू थिंक अ जीनियस हैज़? तो उस जीनियस के पास ऐसी क्या क्वालिटीज़ होती हैं जिससे कि उसको जीनियस कहा जाता है? We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm by about 100 years ago. मतलब यहाँ पे जो हम यंग जर्मन सिविल सर्वेंट की बात करेंगे, वो उसने सारे वर्ल्ड को 100 ईयर्स एगो एक स्टॉर्म के बारे में बताया था। मतलब एक तूफान जो आने वाला था पूरे वर्ल्ड में, उसके बारे में बात बताया था। इन द समर ऑफ 1905 द 26-year-old पब्लिश्ड इन क्विक सक्सेशन 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स। मतलब ये इसने क्या किया था, 1905 के जो समर थे वो उसमें वो 26 ईयर्स का ओल्ड पब्लिश था, जिसमें कि अपने कुछ पेपर्स को, कुछ ऐसे पेपर्स को उसने पब्लिश किया कि जिससे मतलब क्या पता चला, अबाउट लाइट के बारे में पता चला, द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स के बारे में पता चला, जो लाइट्स के में पार्टिकल्स मोशन करते हैं उनके बारे में पता चला, द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में ऑफ मूविंग बॉडीज़ की, बॉडी के अंदर या कोई भी मतलब बॉडीज़ होती हैं, हर बॉडी कुछ ना कुछ उसके अंदर डायनेमिक्स होते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होते हैं, कुछ ना कुछ उसके अंदर मूव होता है, एंड एनर्जी, और जो ये एनर्जी होती है इसके बारे में बताया। हिज वर्क टुक अप ओनली अ फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल्स। उसका जो काम था वो कुछ पेजेस का था, ठीक है। कुछ पेजेस मतलब उसने उन्हीं पेजेस में, मतलब इतना शार्प था, इतना जीनियस था वो, उन्हीं में वो क्या करता कि जो भी उसने ऑब्ज़र्व किया, ऑब्ज़र्व क्योंकि वो जीनियस था, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें तो ऑब्ज़र्व नहीं करता, उसने ऐसी चीज़ें ऑब्ज़र्व की और उन अपने थोड़े से पेजेस में डाली कि वो पूरे वर्ल्ड में एक हिस्ट्री बन गए, साइंटिफिक जर्नल्स बन गए। बट चेंज्ड फॉर एवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस टाइम एंड द एंटायर कॉस्मॉस। और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी स्पेस के बारे में, टाइम के बारे में, कॉस्मॉस के बारे में, वो सारी की सारी चेंज हो गई, एंड ट्रांसफॉर्म्ड द नेम आइंस्टाइन इनटू सिनोनियम फॉर जीनियस। और आइंस्टाइन का जो नाम था वो ट्रांसफॉर्म होके जीनियस बन गया, ठीक है। आइंस्टाइन मतलब अगर हम आइंस्टाइन का नाम लेते हैं तो इसका मतलब हम जीनियस की बात करते हैं। 50 years after his death, Albert Einstein's genius still reigned. तो 50 साल बाद भी उसकी डेथ के, जो आइंस्टाइन था वो जीनियस ही रहा, ठीक है। उसने मतलब उस जैसा जो काम उसने किया, जो रिसर्च कह सकते हो आप उसने की, वैसी रिसर्च किसी ने नहीं की। वो रिसर्च उसकी यूनिक थी और उस रिसर्च के ऊपर आगे काम हुए हैं। उसकी रिसर्च को किसने नहीं बदला, लेकिन उसकी रिसर्च के ऊपर आगे काम हुए हैं फिर। तो हम इसके बारे में अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी रीडिंग। जो एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ अर्न विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस। जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो कब बोर्न हुए थे? 14 मार्च 1879 को। कहाँ पर? जर्मन सिटी ऑफ अर्न में। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस, मतलब उसको नहीं पता था, उसकी मदर को नहीं पता था, या किसी उसके रिलेटिव को, उसके फैमिली मेम्बर्स को, किसी को नहीं पता था कि ये जो बच्चा है ये कहाँ जाके इसकी ग्रेटनेस रुकेगी या कितना ग्रेट ये होगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक। फ्रीक होता है मतलब ऐसा वर्ड जो मतलब दूसरों जैसा बिहेव नहीं करता, वो दूसरों से कुछ अलग बिहेव करता है, तो ऐसा ही था। तो इसकी मदर ने इसके बारे में सोचा कि ये तो एक फ्रीक है, मतलब ये दूसरों से अलग है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह सकते हैं। टू हर हिज हैड सीम्स मच टू लार्ज। क्यों? क्योंकि उसका सिर जो बहुत लार्ज था, जो ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं इनसे काफ़ी बड़ा था। एट द एज ऑफ 2.5, वो जब 2.5 ईयर्स का था, आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग, तब तक वो बोला नहीं, मतलब जब तक वो 2.5 साल का था तब तक उसने बोलना भी स्टार्ट नहीं किया। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, जब उसने फाइनली बोलना स्टार्ट किया,
ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, तो एक ही बात को वो 2 बार बोलता। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन, आइंस्टाइन को ये भी नहीं पता था कि दूसरे चिल्ड्रन के साथ कैसे बिहेव करना है। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल हिम ब्रदर बोरिंग, और उसके जो प्लेमेट थे उसको ब्रदर बोरिंग के नाम से पुकारते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, इसलिए वो दूसरों के साथ ना खेलकर अपने आप ही खेलता था अकेले में मच ऑफ द टाइम, काफ़ी टाइम। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, उसको मैकेनिकल टॉयज बहुत अच्छे लगते थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, जब उसने अपनी नई जो न्यू बॉर्न सिस्टर थी उसको देखा मासा को, ही इज़ सेड टू हैव सेड, तो उसने कहा फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, कि इसके व्हील्स कहाँ हैं, क्योंकि हमेशा वो मैकेनिकल टॉय से खेलता था, उसको लगा ये भी एक टॉय है तो, और इसके व्हील्स कहाँ हैं। हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टाइन चूज एज अ प्रोफेशन वुडंट मैटर, तो उसके हेडमास्टर ने उसको उसके फादर को कहा कि जो आइंस्टाइन है ये चाहे कोई भी प्रोफेशन करे, ठीक है, ये कहीं किसी भी प्रोफेशन में जाए, ये कोई मैटर करता ही नहीं है, बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, ये किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं होगा, उसके जो हेडमास्टर का था ये कहना था। बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6, आइंस्टाइन ने अब क्या किया, 6 ईयर्स का था तो उसने वायलिन प्ले करना सीखा। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, ही लेटर बिकम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट, कि उसकी जो मदर थी उसको भी वायलिन जैसे अच्छा लगता था, तो उसको ये था कि ये और तो क्या पता कुछ कर ना सके, क्योंकि सभी यही कहते थे ये कुछ नहीं कर पाएगा, तो उसने सोचा चलो एक वायलिनिस्ट तो बनेगा ये। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और वो सारी लाइफ स्किल को मेंटेन करता रहा। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल, ये इतना बुरा भी स्टूडेंट नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन मोनिच, वो मोनिच के हाई स्कूल में गया, वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वॉज 15 मंथ्स ओल्ड, जब वो 15 महीने का ही था उसकी जो फैमिली थी वो कहीं और शिफ्ट हो गई थी। एंड स्कोर्ड गुड एंड हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। आई थिंक सॉरी, ये जो 15 मंथ्स पहले उसकी जो आइंस्टाइन की फैमिली थी वो कहीं और मूव कर चुकी थी, और वो अपनी स्टडी कर रहा था जैसे मोनिच के हाई स्कूल में, तो इसने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हर सब्जेक्ट में। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन, लेकिन आइंस्टाइन को जिस स्कूल में वो पढ़ रहा था मोनिच के स्कूल में, उसमें उसकी जो स्कूल का डिसिप्लिन था वो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एंड ओपन क्लैश्ड विथ हिज टीचर, और टीचर से हमेशा उसका क्लैश रहता था, मतलब उससे बनती नहीं, उन टीचर से उसकी बनती नहीं थी। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफर्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, जब वो 15 साल का था आइंस्टाइन ने सोचा कि अब तो मुझे कहीं किसी दूसरे स्कूल में जाना पड़ेगा, यहाँ तो काम नहीं चलेगा, यहाँ तो बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं है। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान, पिछले ही साल एल्बर्ट के जो पेरेंट्स थे वो मिलान में गए थे, एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और उसको एल्बर्ट को अपने रिलेटिव्स के पास उन्होंने छोड़ दिया था। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, काफ़ी डिस्कशन के बाद आइंस्टाइन गोट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में, अपनी एजुकेशन को उसने कंटिन्यू करने की विश उनको कही, और काफ़ी उनके बीच में डिस्कशन भी चला। इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन मोनिच, अब मोनिच में क्या है, रिलेटिव्स के पहले पेरेंट्स थे, फिर अब रिलेटिव्स के पास रहता था, तो उसको मतलब जो फ्रीडम चाहिए थी वो फ्रीडम नहीं मिल रही थी, तो अब उसको फ्रीडम चाहिए, तो वो स्विट्ज़रलैंड जाने के लिए कहने लगा कि मैं जो अपनी आगे की जो स्टडीज़ हैं वो स्विट्ज़रलैंड में करूँगा जहाँ पर जर्मन स्पीकिंग है। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, जो आइंस्टाइन था वो मैथमेटिक्स में काफ़ी गॉड गिफ्टेड जिसको कहते हैं वैसा था, और उसका इंटरेस्ट फिजिक्स में था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल फिनिश करने के बाद ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख, तो उसने डिसाइड किया ज्यूरिख की यूनिवर्सिटी में स्टडी करने के लिए। बट साइंस वॉजंट द ओनली थिंग, लेकिन सिर्फ साइंस ही तो नहीं चाहिए कहीं भी। दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मॉस्टैक, मतलब आपको क्या था, उसको सिर्फ यही नहीं कि एक मतलब डैशिंग यंग मैन हो या कुछ ऐसा ही है, या फिर साइंस में ही हो, टॉपर रहो और किसी सब्जेक्ट में नहीं हो, तो ऐसा नहीं, हर चीज़ देखते हैं, ठीक है, कहीं भी एडमिशन अगर लेने जाओगे तो you should be good at every subject, and you should have the personality, and you should have the knowledge of many other things. ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट, अब उसकी एक फेलो स्टूडेंट थी, उसमें थोड़ा सा उसका इंटरेस्ट उसको लगा कि हाँ, जिसका नाम माइलेवा मैरिक था, whom he found to be a clever creature, और वो बहुत
थोड़ी क्लेवर थी, तेज़ थी। दिस यंग सब हैड कम टू स्विट्ज़रलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज। अब ये जो स्विट्ज़रलैंड थी, स्विट्ज़रलैंड की जो यूनिवर्सिटी थी ज्यूरिख में, वो उसमें मतलब और कहीं इतनी फ्रीडम नहीं थी वुमेन को एजुकेशन की, डिग्रीज लेने की, लेकिन यहाँ पर थी थोड़ी सी। तो यहाँ पर वुमेन मतलब डिग्रीज लेती थी, पढ़ने आती थी। तो आइंस्टाइन सो इन हर एन एले अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस। फिर एले होता है फ्रेंड और एन एसोसिएट, मतलब एज अ फ्रेंड उसने उसमें इंटरेस्ट लिया, ठीक है, एक फ्रेंड को वो देखता था, क्योंकि पहले तो क्या था, उसके जो फ्रेंड्स थे उसके साथ कोई भी, सभी उसको बोरिंग कहते थे, लेकिन ये उस दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड थे। तो दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद whom ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट odds। अब जो फैमिली मेम्बर थे उसके, वो उसके फिलिस्टाइन मतलब वो आर्ट से, लिटरेचर से, म्यूज़िक थे, थोड़े अलग कह सकते हैं कि थोड़े से अलग थे। एंड द एट यूनिवर्सिटी विद होम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट odds। और जहाँ पे जिस भी यूनिवर्सिटी में वो जैसे वो जा रहा था वहाँ पे भी ज़्यादा, क्योंकि इसने साइंस ले रखी थी और साइंस और म्यूज़िक का बिल्कुल अपोजिट कॉम्बिनेशन होता है, तो odds में था, ओड हम इसको कहेंगे। द कपल फेल इन लव। अब ये जो दोनों थे, माइलेविया एंड जो एल्बर्ट था, इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स। अब वो इन अपने जो लव को वर्ड्स में बताने के लिए, जताने के लिए लेटर्स का यूज़ करने लगे, मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस। और उन लेटर्स में भी वो साइंस के वर्ड ही यूज़ करते थे। wrote in Einstein, how happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion। और आइंस्टाइन ने क्या लिखा लेटर में कि कितने खुश एंड प्राउड होंगे हम कि अगर हमारा जो काम है वो रिलेटिविटी की जो आप कह सकते हो लॉ उसको फॉलो करे, टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन, जिसके बाद हम एक विक्टोरियस कंक्लूजन पर पहुँचे। तो इनकी वर्डिंग जो थी वो भी साइंस की वर्डिंग थी लव लेटर्स में भी। इन 1900 एट द एज ऑफ 21 का जब हुआ, अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो चुका था, लेकिन वो उस टाइम तक अनएम्प्लॉयड था। ही वर्क एज अ टीचिंग असिस्टेंट काम करने लगा, गेव प्राइवेट लेसन देता था एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। और फिर 1902 में एक टेक्निकल एक्सपर्ट की उसको एक ऑफिस में, बर्न में एक ऑफिस में उसको काम मिल गया। वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन, लेकिन ये दूसरे पीपल की जो इन्वेंशन थी उनको असेस करता कि ये कैसे इन्वेंट कर रहे हैं किसी भी चीज़ को। आइंस्टाइन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट, लेकिन ये अपने आइडिया को सीक्रेट में डेवलप कर रहा था। He is said to have jokingly called his desk drawer at the work the Bureau of Theoretical Physics। और आइंस्टाइन ने अपने जो कहाँ पर जो भी वो नोट करता, क्योंकि अगर हम कोई भी इन्वेंशन करते हैं तो उसको वो साइंटिस्ट जो है वो राइट करते रहते हैं कि इस फॉर्मूले से ये इसका रिजल्ट निकला, इस फॉर्मूले से ये रिजल्ट निकला। तो वो भी अपनी ये सारी जो अपनी इन्वेंशन कर रहा था, अपने जो आइडियाज़ को डेवलप कर रहा था, उन सबको अपने डेस्क के ड्रॉअर में रखता था। और उस डेस्क के ड्रॉअर को उसने नाम दे रखा था ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स का। तो वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वाज आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और अब जो फेमस पेपर था 1905 में आइंस्टाइन का, वो था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। जो टाइम और डिस्टेंस है वो एब्सोल्यूट नहीं होता। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other। अब उसने कहा कि जो दो क्लॉक हम लेंगे बिल्कुल एक्यूरेट क्लॉक होंगी, उनका टाइम हम मैच कर देंगे, लेकिन हम कुछ जर्नी के बाद देखेंगे उनको, उनका जो टाइम है वो एक का तेज भागेगा और एक का स्लो हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला, इससे फॉलो हुआ विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, जिससे कहीं पर जाकर हमारा मास कम हो जाता है, कहीं ज़्यादा हो जाता है, कहीं एनर्जी ज़्यादा होती है, कहीं कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है मीन करती हैं, वहाँ पर अप्लाई होती हैं फॉर्मूला ऑफ रिलेटिविटी में। तो ये सारा किसने इन्वेंट किया था? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी का। वाइल आइंस्टाइन वॉज सॉल्विंग द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स। अब जो आइंस्टाइन था वो फिज़िक्स में जो भी बड़ी बड़ी बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने लगा।
हिज प्राइवेट लाइफ वॉज अनरेवलिंग। अब उसकी जो प्राइवेट लाइफ है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, ठीक है, क्योंकि वो अपने वाइफ को भी ध्यान नहीं दे पाता था। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी माइलेवर राइट आफ्टर फिनिशिंग स्टडी। वो कब उससे शादी करना चाहता था माइलेवर से, जब उसकी स्टडी ख़त्म हो जाती। बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उस टाइम पे उसकी जो मदर थी वो इसके अगेंस्ट थी। शी थॉट माइलेवा हु वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन, क्योंकि उसकी मदर को पता था जो माइलेवा है वो उसके बेटे से, एल्बर्ट से 3 साल बड़ी है। तो वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, कि ये तो बहुत बड़ी है मेरे बेटे से। उस टाइम ज़्यादा मेहनत करता था, आज तो नहीं करता इतना मैटर। शी वॉज ऑल्सो बदर्ड बाई माइलेवियस इंटेलिजेंस, लेकिन उसको माइलेविया की इंटेलिजेंस पे भी थोड़ा सा ये होता था कि मेरा बेटा भी ऐसा है और वो भी बहुत क्लेवर है, जैसे कि पीछे बताया गया है। शी वॉज क्लेवर क्रिएचर, तो कहीं मेरे बेटे को कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो इससे भी वो डरती थी। शी इज़ अ बुक लाइक यू, कि वो कहती ये तू भी बुक हो गया और ये भी बुक हो गई, तो ये तो कॉम्बिनेशन ठीक नहीं बैठा, घर को कौन संभालेगा, बच्चों को कौन पालेगा। हिज मदर सेड आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, तो आइंस्टाइन ने सोचा चलो ठीक है देख लेंगे जैसा मदर कहती हैं। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, लेकिन उन्होंने फाइनली मैरिज कर ली जनवरी 1903 में, एंड हैड 2 sons, फिर उनके 2 बेटे हो गए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फॉल्टर्ड, लेकिन कुछ सालों बाद ही उनकी जो मैरिज लाइफ है वो बिल्कुल जीरो हो गई, जैसा कि उसकी मदर पहले ही कह रही थी। माइलेविया मीनवाइल वॉज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। जो माइलेविया है, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट थी, अब उसकी जो इंटेलेक्चुअल एम्बिशन थी वो खोती जा रही थी, लेकिन उसको ऐसा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती थी वो भी, ठीक है, तो वो हाउसवाइफ बन के बिल्कुल भी खुश नहीं थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, काफ़ी सालों तक तो उन्होंने एक दूसरे को अपनी मैरिड लाइफ को घसीटा कि चलो कोई बात नहीं हो जाएगा। द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919 में उन्होंने डाइवोर्स ले लिया। आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर, लेकिन आइंस्टाइन ने फिर अपनी कज़न एल्सा के साथ उसी साल जब उसका डाइवोर्स हुआ तभी शादी कर ली। आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम। अब जो नया उसका चैप्टर खुला था पर्सनल, वो कहाँ पे हुआ, उसको वर्ल्ड फेम अब उसके लिए आगे, कदमों के आगे बिछता, कहते हैं ना, कदमों के आगे बिछ गया संसार, तो ऐसा होने लगा। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब जो उसने अपनी रिलेटिविटी का फॉर्मूला यहाँ बताया था, आपको डिस्क्राइब करवाया था, वो अब पब्लिश हो गया। विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। अब ग्रेविटी की नई इंटरप्रिटेशन भी स्टार्ट हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है। एंड एक्लिप्स ऑफ द सन, सूर्य ग्रहण जो होता है वो कैसे होता है। इन 1919 ब्रॉड प्रूफ। अब उस एक्लिप्स ऑफ द सन ने 1990 में इस चीज़ को प्रूव कर दिया दैट इट वाज एक्यूरेट, कि ये बिल्कुल जो इन्होंने फॉर्मूला दिया है, जो इन्होंने थ्योरी दी है, वो बिल्कुल एक्यूरेट है। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field। इसने जो पहले बताया था, काफ़ी साल पहले इसने बता दिया था कि जो स्टार्स की लाइट है वो कहाँ से आती है, सन से डिफ्लेक्ट होकर आ रही है, तो ये सन की वजह से इनमें लाइट है, तो ये भी प्रूव होगा। द न्यूज़ पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। अब साइंस में एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन आ गई पूरे वर्ल्ड में। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921। अब आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिला फिजिक्स के लिए 1921 में। ही वॉज शावर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लाउडेड विद द प्रेस। और हर जगह उसकी ही ऑनर और उसके इन्विटेशंस, जहाँ भी जाए उसकी तारीफ होने लगी। तो व्हेन द नाजीज केम टू द पावर इन जर्मनी इन 1933, जब नाजीज जर्मनी में 1933 में पावर में आए, तो आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट, तो वो आइंस्टाइन यूनाइटेड स्टेट चला गया। 5 years later द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोच। अब 5 साल बाद न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी हुई बर्लिन में। अमेरिकन जो फिजिस्ट थे अब वो उभर के सामने आए सबके। मैनी ऑफ देम हैड फ्लैड फ्रॉम फासिज्म जस्ट एन आइंस्टाइन हैड। फासिज्म का था पहले, आइंस्टाइन भी ऐसे ही जो अब फासिज्म के लिए करने लगे कि नहीं फासिज्म होना चाहिए, ये नाजिज्म नहीं होना चाहिए। एंड नाउ दे वर अफ्रेड दी नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज़ एन एटॉमिक बम। अब सबको डर लग रहा था कि जो नाजीज़ हैं वो एटॉमिक बम को डिस्कवर भी मतलब इन्वेंट भी कर सकते हैं और उसको मतलब वर्ल्ड में यूज़ भी कर सकते हैं, तो उस नाजीज़ के एटॉमिक बम का बहुत डर था सबको। एट द अर्जिंग ऑफ ए कोलीग आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो एक
कोलीग ने उसको अर्ज किया आइंस्टाइन को कि तुम ना अमेरिकन प्रेसिडेंट को लेटर लिखो, जो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट था उसको। तो उसने एक लेटर लिखा उसके प्रेसिडेंट को, अमेरिकन प्रेसिडेंट को 2 अगस्त 1939 में, इन विच ही वार्नड, जिसमें उसने प्रेसिडेंट को वार्न किया कि अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, अगर ऐसा एक भी बॉम्ब अगर गिरा दिया जाएगा एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट में, तो माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, कि वहाँ पे तो वो डिस्ट्रॉय करेगा सारी चीज़ों को, आसपास का भी एरिया बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, और उसके जो वर्ड्स हैं वो फेल भी नहीं हुए, ये इफेक्ट उसके वर्ड्स ने दिखा भी दिया। द अमेरिकन डेवलप द एटॉमिक बम इन सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, जो अमेरिकन से वो भी अपना सीक्रेट प्रोजेक्ट चला रहे थे एटॉमिक बम का डेवलप करने के लिए, एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945 में। और जो जापानीज सिटीज़ थी हिरोशिमा और नागासाकी, उन पर अगस्त 1945 में ये ड्रॉप कर भी दिए गए। ठीक है। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। आइंस्टाइन अब बिल्कुल अंदर से उसकी जो आत्मा झंझुड़ जानी कहते हैं ना, आत्मा से झंझुड़ गई, क्या हो गया, ये डिस्ट्रक्शन कैसे हो गया। मैं सबको मना कर रहा हूँ कि एटॉमिक बम जो है बहुत मतलब डिस्ट्रक्शन कर देंगे, पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देंगे, और ये मान ही नहीं रहे हैं। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन। अब उसने एक पब्लिक लेटर लिखा पब्लिकली यूनाइटेड नेशन को। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। उसने कहा कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनानी चाहिए। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट में तो उसने रूजवेल्ट को जो लेटर लिखा था उसमें तो उसने ये कहा था कि ऐसे ऐसे इसका नुकसान हो सकता है, लेकिन अब उसने लिखा कि एक ना वर्ल्ड गवर्नमेंट बननी चाहिए, कि अगर ऐसा कोई भी देश करता है, किसी दूसरे देश को ऐसे डिस्ट्रॉय करता है, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाए। तो दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, लेकिन जो रूजवेल्ट को लेटर लिखा था उसका तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं हुआ। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। अब आइंस्टाइन एक किस्म से जैसे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ही हो गया था, agitating for an end to the arms build-up and using his popularity to campaign for peace and democracy। और वो और ज़्यादा पॉपुलर हो गया। क्यों? क्योंकि वो पॉलिटिक्स में आके मतलब पीस के लिए, डेमोक्रेसी के लिए कैंपेन करने लगा, पॉपुलर हो गया। ठीक है, कैंपेन की नई डेमोक्रेसी अच्छी है और पीस होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में। ये जो तुम एटॉमिक बम को वो कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, इनका यूज़ कर रहे हो, ये पूरे वर्ल्ड को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, वर्ल्ड ही ख़त्म कर दोगे तुम, तो फिर करोगे क्या। तो व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76, जब 1955 में आइंस्टाइन डेड हो गए, एक्सपायर हो गए 76 की एज के, ही वॉज सेलिब्रेटेड एज द विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस। तो उनको सेलिब्रेट किया गया एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन का नाम देकर, जो कि एक साइंटिफिक जीनियस थे। तो अब हमने ये जो चैप्टर है हमारा ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन कर दी है। तो प्लीज़ अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको समझने में आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को बढ़ाने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू ऑल।